अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा को जो है जेल में बंद हुए अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ हो गए हैं। और पूरी दुनिया में एक सवाल उठाया जा रहा है कि वो अफराद के जो हमेशा इंसानी हकूक़ की बात करते थे, मुफ्त केसेस लड़ा करते थे, गरीबों की, आम लोगों की आवाज़ थे, आज उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी, यहाँ पर भी सज़ाओं के मुअत्तली के लिए दरख्वास्त आई। फिर उसके बाद ये पीछे मेरे रकम में देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा ऐवान अदल है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और मेरे राइट साइड पे जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से बनाया गया एक इंसानी हकूक़ का मकबरा है या कब्रिस्तान कहें। एक मरतबा फिर मरीम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कवर करती हैं, अदालती मामलात को भी देखती हैं। मरीम, आपने उस वक्त मजोगा साहब की अदालत में भी मामलात देखे हैं, जिस केस को फॉलो करते हुए जिस तरह सज़ा देने के लिए दिन में 4-4 मरतबा केस कॉल होता था, आज उससे कहीं ज़्यादा ताख़ीरी हरबे हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है आम लोगों को? देखिए, सिर्फ बताया ये जा रहा है और ये बात खुद ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को भी मालूम थी कि उनको वो मिसाल बनाया जा रहा है कि इस मुल्क में कोई भी शख्स अपने अपने या किसी के भी हकूक़ के लिए बात ना करे। और अब उसके बाद से आप ये देखिए कि हालत भी ऐसी है कि अगर किसी के हकूक़ छीने जा रहे हैं तो कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। कोई वकील उस तरह से खुल के सामने नहीं आता, बग़ैर मुआवजे के लोगों के केसेस लड़ने के लिए खुद खड़ा नहीं हो जाता, खुद मुतासरा फरीकैन के पास जाके उनकी दादरसी नहीं करता। जो ईमान मज़ारी ने एक मिसाल कायम की थी बहुत अरसे बाद दोबारा इस मुल्क में जो प्रोबोनो केसेस हैं उनके हवाले से, और फिर हर गरीब की मुझे लगता है शायद हमारे सारे सहाफ़ियों को भी यही आस होती थी कि अच्छा, अगर हमारे ऊपर कभी बुरा वक्त आएगा, होगी ना ईमान, कर लेगी केसेस, हमारी भी यही आस होती थी। लेकिन मसला ये है कि इसी आस को ख़त्म करना मकसूद था, इसी उम्मीद को ख़त्म करना मकसूद था, और इसी वजह से जज मजोका जैसे करेक्टर को इस्तेमाल किया गया, जिनके ख्याल में एक ट्वीट करना और एक पैगाम देना वो इसलिए जुर्म है कि जी चूंकि पीका जैसा एक काला कानून मौजूद है, आपको और मुझे बुरा लगे, उसके ऊपर पूरी दुनिया की मुज़म्मतें आए, उस पर पूरी दुनिया ये मुतालबा करे कि जी उसको वापस ले, लेकिन चूंकि रियासत को ये लगता है कि सिर्फ उसी पीका कानून के जरिए ही इन जो सारे सरफिरे हैं जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, ये सारे सरफिरे जो आम बंदे के हकूक की बात करते हैं, उनका जो है जुबानबंदी के लिए जरूरी है कि इसी एक कानून को लाया जाए, उसी को इस्तेमाल किया जाए और उसी के जरिए लोगों को सजाएं दी जाए। तो वही किया जा रहा है, वही किया गया। और ईमान के केस को, हादी अली चट्ठा के केस को मिसाल बना के सबको डरा दिया गया, धमका दिया गया। और अब ये देखिए कि हमारी अदालतें जो रोजाना बैठकर यहाँ पर आवाम के टैक्स से ये फैसले कर रही होती हैं और इजलास कर रही होती हैं कि जी हमने जल्दी जल्दी केसेस को निपटाना है, खास तौर पे खवातीन के केसेस को प्रायोरिटी देनी है, खास तौर पर हमने जो है वो लंबी सजाओं वाले मुकदमात को सुनना है। उन जजेस को भी बैठकर ये ख्याल नहीं आता कि एक ह्यूमन राइट्स की लॉयर है जो आपकी फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, आपकी बरादरी का हिस्सा है वो, यानी ये खुद ही जजेस हमें बताते हैं ना, बेंच और बार एक ही चीज है, हम एक दूसरे का जो है वो बाजू है, एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। तो जब आप नहीं चल सकते हैं तो आपका ये एक हिस्सा जो है वो इस वक्त जेल में है, नहीं पता किस हालत में है, वहां पर क्या हो रहा है, और उसके अलावा उनके जो है वो कौन से हकूक है जिनका ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा। आपके सामने पिछले 100 दिनों से ये पिटीशन पेंडिंग पड़ी है और आपको इतनी जुम्बिश महसूस नहीं हुई कि आप उसको लगा के सुन लें या ये पूछ लें कि पीका जैसे केस में भी, चले पीका एक कानून है, अगर हम लोगों को बुरा भी लगे और हम मान भी लें कि वो इस वक्त नाफिजुल अमल कानून है, उसके तहत भी क्या कर दिया था ईमान मसारी या हादी अली चट्ठा ने कि आपने उनको 17 साल की सजा सुना दी, यानी वो एक्सट्रीम सजा जो शायद उस एक्ट के अंदर कोई बहुत ही सख्त किस्म की वायलेशन करने पे लगती है, आपने वो दो ह्यूमन राइट्स लॉयर को सुना दी जो मियाँ बीवी हैं, लोगों के हकूक के लिए लड़ते हैं। और आपने उसके बाद अब हम खुद भी अक्सर देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आवाज़ें भी उठती है, लेकिन उन्होंने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है, हर शख्स को उठाकर साइड पे कर दो, उसकी आवाज़ बंद कर दो, जेलों में बंद कर दो, देन अपीलें ना लगाओ, जज मजोका जैसे किरदारों को इस्तेमाल करो, तेज तरार किस्म का जो है वो एक एक दिन के अंदर 4-4, 6-6 हेयरिंग्स कॉल करके सजा दो, और उसके बाद फिर 2-2 महीने तक भी, 3-3 महीने तक भी मुकदमे को मुकर्रर तक ना करो, कभी उस पर एतराज लगा दो, कभी उस पे जो है उसके वो लिए आपको टेक्निकल सुप्रीम कोर्ट ग्राउंड आना पे, पड़े। हाँ जी, उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़े। इससे पहले भी उनको सुप्रीम कोर्ट आकर के जज मजोका साहब को याद करवाना पड़ा था झंझोड़ के कि ट्रायल प्रॉपर करें। फिर जज मजोका साहब ने कहा अच्छा मुझे ट्रायल प्रॉपर करने का कहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं फिर एक दिन के अंदर धमकियां भी लगाऊंगा, मैं ये भी कहूंगा आसमान से ढूंढ के लाएं जी, ईमान मजारी को जमीन से निकाल के लगाए लाएं, समुद्रों से लाएं, लेकर आए, मेरी अदालत में पेश करें। और अदालत में पेश भी नहीं किया जाता, उससे पहले पकड़ लिया जाता, और उससे उस और जज साहब का कंडक्ट ये देखें, जो आपका ऑर्डर था उसको तो पूरा करवा लेते और उसके बाद गिरफ्तार करवा दिया।
और उस गिरफ्तारी को लेकर के आज तक और जिस अंदाज में गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के वक्त जो मैन हैंडलिंग हुई, वो सारी कहानियां मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत बदकिस्मती के साथ नादिर भाई, जब हम ये बात कर रहे हैं, ये कल्चर इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि हर एक के जो हकूक है इस मुल्क में, जो बेसिक रवायात होती थी, खवातीन की इज्जत होती थी, एक हया की जाती थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। और बहुत सारे लोग इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ उसको 24 घंटे डिफेंड करते रहते हैं और वो बताते हैं कि जी नहीं, फलां की तो देखे ना हरकतें ऐसी थी और एंटी पाकिस्तान था, और देखे फलां ने ये कर दिया, मुल्क दुश्मनी करती। आपको याद है सजा से पहले एक ट्वीट भी हो गया था जी कि ईमान को सजा होगी। जी, सजा की ट्वीट भी हो जाती है। और फिर वो अकाउंट, जो कुछ खास अकाउंट्स हैं, आपको पता है, वो जजों के हवाले से, सहाफियों के हवाले से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हवाले से, चाहे वो कोई शायर हो, कोई अदीब हो, कोई एकेडमिक हो, कोई बंदा हो, उसके हवाले से पहले ही एक पेशगोई कर देता है। और वो पेशगोई नहीं होती, बेसिकली वो अदलिया को एक ऑर्डर होता है और फिर उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे हरबे आजमाए जाते हैं। उसमें हमारी ये पीछे मौजूद सफेद इमारत भी जो है वो अपना सर पेश कर देती है सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे फिर वफाकी आईनी अदालत इसी मकसद के लिए बनाई हो, या मातहत अदलिया हो, वो सभी उसके आला कार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद ये सब कुछ होता है। लेकिन बहरहाल अब दुआ यही करनी चाहिए कि कुछ सैनिटरी प्रिवेल हो। ईमान हजारी को लेकर पूरी दुनिया से आवाजें उठी हैं और उनको और उनके हस्बैंड को, हादी अली चट्टा को, जितना जल्दी हो सके रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले ये जो निज़ाम जो चल रहा है वो कम से कम अपना एहतसाब करे और इस बात को अंडरस्टैंड करे कि अब ये वक्त है, ये जरूरत है कि हमारा मुल्क मजीद इन वायलेशंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोर्ट कवर करती हैं आप, एक अरसा हो गया है। सिर्फ चले ईमान मज़ारी को समझ आ गई कि जी आपने सजा दी, हादी की क्या कि सिर्फ रीट्वीट करने के ऊपर 17 साल सजा। देखिए, जो जज साहिबान है ना इस वक्त, हाँ। वो कहते हैं कि ना हमसे पहले कोई बदल सका था कुछ, नॉट टू बी कोटेड, नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं, उनका नाम कोट नहीं करना चाहती। वो फरमाते हैं कि जी हमसे पहले भी कोई नहीं बदल सका था इस निज़ाम को, ना हमारे बाद कोई बदल सकता है, लिहाजा ट्वीट करना जुर्म है, वो ना करें। अब उसमें वो रीट्वीट को भी ट्वीट ही समझते हैं, होता तो ट्वीट ही है, तो वो ओपिनियन दें ना दें, आपकी राय है, नहीं है, करना जुर्म है, ट्वीट करना जुर्म है, ये एक चीज़ है। और ये डिक्लेयर हो चुका है कि डाइसेंट, इख्तिलाफ राय जुर्म है, ट्वीट करना जुर्म है, बुनियादी हकूक के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है, किसी जो पिसे हुए तबकात हैं तो उनकी वो आइन से नुमाइंदगी करना भी आर्टिकल ही जुर्म है। निकाल देना, वो आज़ादी इजहार वाला आर्टिकल निकाल दे, बात खत्म हो वो जाए। सब खत्म है अब, वो सिर्फ एक टोकन दुनिया के साथ जो हमारे मुआहदे हैं हाँ। उसके तौर पर मौजूद है। अदरवाइज वो सब अमली तौर पर खत्म ही हो चुके हैं, वो सिर्फ लफ्ज लिखे हुए आईने पाकिस्तान पे। बाकी इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा है। अच्छा, वो डॉक्टर मारक बलूच भी अंदर है जेल में, जी, और भी खवातीन है। वो तो ऐसा लगता है कि जेल की चाबी उठा के ना किसी उसमें डाल दिए। डॉक्टर मारंग ने भी सुप्रीम कोर्ट से ही इन द एंड अब जो है वो बेल मांगी है, तो देखें, जो ईमान मजारी का मुकदमा नहीं लगा रहे वो डॉक्टर मारंग का भी नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर देना चाहिए, या किसी के जीने और किसी के मरने की दुआ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात यह है कि इस मुल्क में ना हमें हमारे सीनियर्स अक्सर समझाने के लिए बताते हैं और ये अल्फाज अदा करते हैं कि इससे पहले भी दौर आए थे। हाँ, वो ये कहते हैं, हम मानते हैं ऐसा दौर नहीं आया था। वो ये भी कहते हैं कि इससे पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन कुछ तंजीमें फाल होती थी, सहाफ़ी एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, प्रेस क्लब्स की इज्जत होती थी, प्रॉपर ना एक सिस्टम चलता था, एक तरफ डाइसेंट करने वालों का भी। लेकिन वो फिर ये भी कहते हैं कि दौर चलता है, 5 साल चलता है, 10 साल चलता है, आमरीत भी चलती है, लेकिन फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए, वरना उस दौर के दौरान हर वो बुरी चीज़ जो की जा सकती है वो की जाती है। माजी में भी जिस हद तक जाया जा सकता था जाया जाता था, सहाफ़ियों को कोड़े भी लगते थे, और आज भी वही सब हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो उनके साथ हुआ था वो एक्सट्रीम था, जो आज हो रहा है वो ठीक है। माजी में वकला ने बहुत मज़ामत की, आज भी जो मज़ामत कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है सबके सामने है, लेकिन उन मज़ामतियों को माजी के लगता है कि आज वाले शायद उस तरह की मज़ाहमत नहीं कर रहे। क्या वजह है कि कोई भी मतलब है कि चले बाकी इदारों को छोड़ दें, बाकी लोगों को छोड़ दें, सिर्फ आप वकला की बात करें। कम से कम आपके एक वकील, बेटी, बहन और भाई है जो जेल में पड़ा हुआ है, वो खामोश हो गए। और उससे पहले हमने देखा, हम रात को 3-3 बजे तक बैठते थे अपने यहाँ पे गिलानी साहब के कमरे में, और जिस अंदाज में घेरा किया गया था। अब इलेक्शन के बाद वो भी चुप हो गए, माशाल्लाह, बिल्कुल सांप सूंघ गए। देखिए, सबको पता है कि वाजिद गिलानी साहब की इलेक्शन कैंपेन थी ईमान और हादी को वहां रखना। हम भी उस वक्त यही कहते थे, हमें हमारे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे सीनियर जूनियर ये समझाते थे कि जी ये बात ना कहें। देखें, वाजिद गिलानी साहब ने कम से कम स्टैंड लिया, गिरफ्तार करवा दिया। और उसके अलावा जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी वकला क्यों बात नहीं करते, चले वाजिद गिलानी का तो सबको पता है उनकी का ताल्लुक कहाँ से था। उन्होंने पहले ही अपने इन जिस FIR में गिरफ्तारी हुई वाजिद गिलानी साहब की जो थी, तो वहां से सब कुछ क्लियर था ना, बहुत सारी चीजों का। अब अगर हम उस बात को रख दें, मसला यह है कि वकला के लीडरान कौन है,
एक तरफ जो है वो एहसन बून साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब वकला के लीडरान में से हैं, और दूसरी तरफ हामिद खान साहब हैं। तो वकला के अंदर कितनी सी हिम्मत हो सकती है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते ये बताइए कि आप ईमान को कब तक जेल में देख रही हैं? वैसे मैं अगर आपको ये कहूँ कि नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन ईमान खातून है, खातून का और उनकी सेहत को लेकर भी मामला है, तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं लचक आ ही सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे यकीन है कि कुछ शराइत आयद की जाएंगी, और शराइत के बगैर जो है वो ये मुमकिन नहीं होगा। तो बाकी यह है कि हम सबको अपनी उम्मीद ज़िंदा रखनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, और कुछ हुकूमती सर्कल्स में से भी किया जाता है कि ईमान तो नहीं, लेकिन हादी अली चट्ठा को छोड़ दिया जाएगा, और मैं ये समझती हूँ कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी बाहर आ गया तो दूसरे को खुद ले आएगा। बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद थी। अपने फीडबैक चला कीजिएगा, चाह दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।